नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन, जिसका नाम है जिसका सब्जेक्ट कोड है BEDSB 101, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून 2026 को है। उसके लिए मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। और मेरा नाम है अजय। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखेंगे कि बुक का मतलब क्या है। जब आप बुक का मतलब समझ जाओगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बुक का नाम है वैल्यू एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इंस्टॉलिंग मॉरल एथिकल एंड सोशल वैल्यूज इन इंडिविजुअल। मतलब कि एक हर व्यक्ति में सोशल वैल्यूज, समाज के प्रति कल्याण, अच्छी भावना, नैतिकता, अच्छा सोच, ये जगाना ही इस वैल्यू एजुकेशन बुक का उद्देश्य है। इसमें हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारी नैतिकता, एथिकल बढ़े, सोशल वैल्यू बढ़े हमारे अंदर। समाज सोशल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कि भलाई, झगड़ा नहीं, एकदम अच्छी भावना, नैतिकता, दया भावना, ये सब बढ़े। इस बुक का यही मतलब है कि हमारे अंदर मॉडर्न चीज़ों का क्रिएट हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के क्या सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका हुआ है। यदि ये सिद्धांत नहीं तो हम उस देश को लोकतंत्र नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। पहला है सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन हैव बोथ द राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू engage actively in the political process, including voting, standing for offer office, protesting and debating। मतलब कि जो हमारे देश के नागरिक है, सिटीजन है, उनका जो पार्टिसिपेशन रहना चाहिए कि वो किसी भी सरकार को अपनी इच्छा अनुसार देख परख के चुन सके, वोट कर सके। ना कि हर सिटीजन को बाध्य करे कि वो वोट एक ही आदमी को दो। डेमोक्रेसी में ये होता है कि सिटीजन का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा हर चीज़ में, जैसे वोटिंग में, सरकार को चुनने में, डिबेट करने में, जैसे कि मान लो कोई चीज़, कोई कानून गलत लागू है जिसमें गलत है, जो समाज के लिए सही नहीं है, तो जो सिटीजन है उसके लिए डिबेट करने का भी उन्हें पार्टिसिपेशन देना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए ये सब करने में। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रेगुलर, ट्रांसपेरेंट एंड मल्टी पार्टी इलेक्शंस अलाउ सिटीजन टू सेलेक्ट देयर लीडर एंड पीसफुली ट्रांसफर पावर। मतलब यह है कि जो इलेक्शन है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब कि पूरा कोई घोटाला नहीं, एकदम सीधा, एकदम नियम से इलेक्शन होना चाहिए। जिससे कि डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत कहता है कि एकदम नियम से इलेक्शन होना चाहिए, कुछ भी घोटाला नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। और सिटीजन अपने अपने दिमाग से, अपने नीड से, अपनी सोच से एक लीडर को सिलेक्ट करती है, ना कि उसे एकदम बाध्य कर दिया जाए कि इसे आप चुनो। तो तीसरा, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। मतलब कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी दैट ऑल इंडिविजुअल आर ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विथ इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। मतलब है कि जो हर व्यक्ति है उसके साथ व्यवहार इक्वल करना चाहिए, ना कि किसी के साथ गरीबी का व्यवहार, किसी के अमीरी का व्यवहार। मतलब कि सबके साथ समान व्यवहार, किसी को ज़्यादा व्यवहार नहीं, कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कहता है। क्योंकि यदि समान व्यवहार नहीं रहेगा, यदि रिच पीपल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया जाएगा उसके साथ और गरीबों के साथ अच्छा नहीं किया जाएगा, तो डेमोक्रेसी उस देश में नहीं होगी। इसलिए डेमोक्रेसी होने के लिए इक्विटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और चौथा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
elected representative and government officials are accountable to evaluate government actions, policies and finance must be transparent and open public scrutiny. मतलब कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, फाइनेंस है, वो बिल्कुल घोटाला नहीं, एकदम नियम से, एकदम पारदर्शी तरीके से। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका ये अकाउंटेबिलिटी है कि जो भी पॉलिसी हमने बनाई है, सरकार गवर्नमेंट का जो भी एक्शन लिया गया है, पॉलिसी बनाई गई है और फाइनेंस है, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो और वो जो है पब्लिक के लिए ओपन हो, एकदम पब्लिक को पता चले कि गवर्नमेंट की सरकार ने ये पॉलिसी लागू की है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पब्लिक को पूरा बताना क्लियर, ना कि कुछ छुपाना पब्लिक से। इसका प्रिंसिपल ये कहता है। आगे बढ़ते हैं और ये कहता है कि मेजोरिटी, ये पांचवा ये पांचवा प्रिंसिपल है अपना, ये पांचवा और ये छठा। तो पांचवा प्रिंसिपल कहता है मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। While democratic decisions are usually determined by majority vote, the system strictly protects the fundamental right and freedom of minority groups and dissenting voice. मतलब है कि जो मेजोरिटी वोट है, while democratic decisions are usually determined by majority vote, जो डेमोक्रेटिक के जो डिसीजन है वो वोट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, डिटरमाइन किया जाता है कि मेजोरिटी का वोट क्या है, मतलब कि कितने लोग राजी है इस कानून को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर, वो है ये। और द सिस्टम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और फ्रीडम है ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड डिसेंटिंग वॉइस, मतलब कि जो भी कानून लागू हो रहा है हम उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं। यदि वो सही है तो हम उसका समर्थन करेंगे, यदि वो गलत है तो हमारे पास उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी अधिकार होना चाहिए। कि वो कानून गलत है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कानून गलत है और हमारे पास कोई राइट नहीं कि हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें। इसलिए राय माइनॉरिटी के पास वॉइस की होना जरूरी है कि गलत कानून के प्रति आवाज़ उठा सकें। और छठा है अपना द रूल ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो ऑन इन अबव इट एंड लॉज मस्ट बी एनफोर्स फेयरली एंड कॉन्स्टिटेंटली। द रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो सारे लोग हैं, जो सिटीजन नागरिक हमारे यहाँ के, हमारे देश के, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ से पहले वो सभी एक समान है, जो सभी नागरिक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, सभी लॉ से पहले बराबर है, ना कि किसी को ज़्यादा दर्जा दे और ना कि किसी को कम। कानून से पहले वो सभी एक समान है, ना कि ज़्यादा कोई बड़ा ना ही कम। A no one is above it and law must be enforced fairly. नो इसमें से कुछ भी नहीं, एंड लॉ मस्ट बी एनफोर्स फेयरली। जो लॉ है, कानून है, वो फेयरली, एकदम सीधा क्लियरली सबका न्याय करता है, ना कि किसी को जाति के आधार पर बड़ा बताता है, ना ही किसी को कम, एकदम सबको इक्वल मानता है लॉ। हमारे कानून सबको इक्वल मानता है। तो आगे बढ़ते, ये देखो डेमोक्रेसी है ये, जहाँ पर जनता का राज हो। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे लोग का राज हो। डेमोक्रेसी जहाँ पे लोगों को राइट हो आवाज़ उठाने का, वोट देने का और पार्टिसिपेशन करने का इलेक्शन में और अनदर टॉपिक पर। दूसरा क्वेश्चन अपना है व्हाट इज मीडिया। मीडिया क्या है? एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया। क्वेश्चन समझ लीजिए, मीडिया क्या है और मीडिया से क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आज के ज़माने में। तो मीडिया क्या है समझ लेते हैं। रेफर टू द कलेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस। While it is essential for education and global connectivity, it brings
सेवरल नोट एवन नेगेटिव इफेक्ट। मतलब कि मीडिया वो है जो कम्युनिकेशन करता है हमसे। जैसे कि मान लो आज तक चैनल है, उस पर कई न्यूज़ दिखाई जाती है, हम उस न्यूज़ को देखते हैं और समझते हैं। तो वो चीज़ें, वो खबरें हमारे तक पहुंचती है, तो उसी को मीडिया मीडिया कहते हैं। और जिससे एक लार्ज ऑडियंस, मतलब विशाल वर्ग मीडिया से जुड़ा होता है। मीडिया से लोगों को खबरें मिलती है, एक विशाल वर्ग को खबरें मिलती है। और इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, मीडिया के क्या नेगेटिव इफेक्ट है, तो पहला है मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ फोन्स। कई बार जो न्यूज़ होते हैं, इंटरनेट होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, उन पर कई बार फेक न्यूज़ चलाई दी जाती है, जिसके कारण सोसाइटी में गलत बातें फैलती है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। क्योंकि मीडिया हर घर तक पहुंचता है, हर घर में मीडिया, सोशल मीडिया होता है, हर मोबाइल में होता है सोशल मीडिया, जिससे कि जो फेक न्यूज़ है वो जल्दी से फैलती है। और दूसरा डिजिटल एडिक्शन, डिजिटल नशा। मतलब मीडिया का ये भी नेगेटिव इफेक्ट है कि डिजिटल एडिक्शन होता है लोगों को। ज़्यादा यदि वो मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो एडिक्शन होगा उन्हें, कि उन्हें बार बार देखने का मन करेगा सोशल मीडिया को। तो पर इसका पढ़ते ड्राइविंग बाय algorithm designed to maximize screen times, excessive media consumption can lead to addiction, disrupting sleep and reducing productivity। मतलब कि जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, यदि सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है कि सोशल मीडिया से या मीडिया से लोगों को जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो रात रात भर मोबाइल सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, जिससे उनकी नींद खराब होती है, डिस्टर्ब होती है, और उन्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन लग जाता है, या न्यूज़ चैनल का, रेडियो का, ये सब का एडिक्शन लग सकता है। ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। कृपया करके इसे स्किप ना करें। तो हम तीसरा नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं, बॉडी इमेज इशू। कई बार जब हम इंटरनेट देखते हैं, तो इंटरनेट में कई चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारे बॉडी फिट कैसे रहे। फिट कैसे रहे, तो हम इंटरनेट पे कैसी चीज़ें देखते हैं कि बॉडी को फिट कैसे रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे सारी चीज़ें सही नहीं होती। जिससे हम, जो इंटरनेट पे दिखा रहा है कि हमारा शरीर ऐसे सही रह सकता है, तो हम वो करते हैं, जिससे हमारा शरीर का जो बॉडी में जो खराब हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है हमसे। जैसे कि राम है, राम ने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर कि मुझे मोटा होना है, तो उसने चावल खाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे उसके शरीर का आकार खराब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है उसके बाद उसे, चाहे उसे एनोरेक्सिया हो, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर का नाम है ये, एनोरेक्सिया, ये सब डिसऑर्डर का नाम है। कि वो खाना छोड़ देगा, ज़्यादा खाना खाएगा, जिससे हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। और चौथा है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ये हमने पढ़ा था कि जो गलत खबरें हैं उनको ज़्यादा जल्दी प्रभावित करता है, फैलाता है मीडिया, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया, क्योंकि हर घर में हर लोग सोशल मीडिया देखते हैं, जिससे कि फेक न्यूज़ बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होता है लोगों के बीच में। तो अब पांचवा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एक्सटेंसिव डाटा ट्रैकिंग एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म कैन एक्सपोज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू ब्रेक्स मिस यूज। मतलब कि कई बार जो डिजिटल फुटप्रिंट ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई बार मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर कई पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कर दी जाती है, एक्सपोज कर दी जाती है, जिससे कि जो जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो है मीडिया, इंटरनेट या सोशल मीडिया का सबसे बड़ा घाटा है। इससे हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो ज़्यादा फैलती है लोगों के बीच, और उसका गलत यूज भी हो सकता है। ये है अपना मीडिया का पिक्चर
और ये है नेगेटिव इफेक्ट कि ज़्यादा इंटरनेट चलाने से, मीडिया देखने से हमारा स्लीप में भी डिस्टर्ब होता है। तो ये था हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी इन एजुकेशन? एक्सप्लेन, मतलब कि एजुकेशन में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो देखते हैं, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो एजुकेशन है उसमें डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब पूछा जाता है। ये कई बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में। आप तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दें, और बाकी सब क्वेश्चन भी मेन है, क्योंकि मैंने बुक से छाट कर बनाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के पेपर से ही बनाया है मैंने। तो देखते हैं डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। तो इज एन अप्रोच दैट अप्लाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल such as equality, freedom and active participation directly into the learning environment। मतलब कि हर बच्चे को इक्वलिटी, मतलब कि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी को ज़्यादा अधिकार, ना ही किसी को कम, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। और सबको आज़ादी होनी चाहिए कि वो कोई सा भी विषय चुन सकता है, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकता है, ना कि उसे बाध्य कर दिया जाए कि वो एक ही स्ट्रीम से पढ़े। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो पढ़ने में, लर्निंग एनवायरनमेंट में उसे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यही होता है एजुकेशन में डेमोक्रेसी, मतलब कि एजुकेशन में स्वतंत्रता, फ्रीडम हो, कि बच्चे अपना जो विचार है, अपना जो सोच है, वो जो चाहते हैं वही वो करे, वो जो पढ़ना चाहते वही पढ़े, और उन्हें उनमें कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वल माना जाए। एजुकेशन में डेमोक्रेसी ये कहती है कि सबको समान माना जाए और सबको फ्रीडम दिया जाए, स्वतंत्र दिया जाए, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, और उनके वांट पर ही डिपेंड करता है, इच्छा पर डिपेंड करता है उनके। तो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में और देखते हैं हम, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एजेंसी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्टूडेंट आर एम्पावर्ड टू चॉइस व्हाट दे लर्न, हाउ दे लर्न इट एंड समथिंग इवन वेन। क्या मतलब सेल्फ डायरेक्टेड, कैसे वो लर्निंग करे, जब पढ़े कैसे, तो उसकी इच्छा होती है कि वो पढ़े कैसे, पढ़े कैसे, और कहाँ से पढ़े, कब पढ़े, किस समय पढ़े, वो इसकी इच्छा पर निर्भर है। ये डेमोक्रेसी इन एजुकेशन कहती है कि हर बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए कि वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का था। और ये दूसरा शेयर्ड रूल मेकिंग, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश क्लासरूम गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचर्स जो है, शिक्षक जो है, और स्टूडेंट है, उनके बीच में कुछ कोलैबोरेट, मतलब समन्वय होना चाहिए, गाइडलाइंस और प्रोजेक्ट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में एकदम समन्वय होना चाहिए। टीचर का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों का ऑब्जेक्टिव है सही से पढ़ना। तो यही कहता है शेयर्ड रूल मेकिंग, कि हर रूल है वो शेयर्ड होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट में भी, ना कि केवल स्टूडेंट पर रूल थोप दिया जाए और टीचर पर ना। तो टीचर को भी कई रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ये शेयर्ड रूल मेकिंग कहता है। और यह है अपना यूनिवर्सल इक्विटी इंक्लूजन, यही डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में ही दूसरा टॉप पॉइंट है ये। तो बात करते हैं इसके बारे में। इसका नाम से पता चलता है कि यूनिवर्सल इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब कि हर जगह इक्विटी होनी चाहिए, हर जगह समानता होनी चाहिए, ये कहता है ये। तो पढ़ते आगे, दिस प्रिंसिपल गारंटी दैट ऑल लर्नर्स हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब कि जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ उनको समान अवसर देना चाहिए, और इक्वल सबका सम्मान करना चाहिए, ना कि किसी को ज़्यादा अवसर दे दिया गया पढ़ने के लिए और किसी को अवसर ही नहीं दिया गया। इसलिए सबको समान अवसर देना चाहिए एजुकेशन में, रिगार्डनेस ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड जेंडर बैकग्राउंड, मतलब कि उनके जो सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चर, जेंडर बैकग्राउंड, एवरी वॉइस इन द क्लासरूम इज रिकॉग्नाइज्ड हैविंग इक्वल वैल्यू। उनका बैकग्राउंड कोई सा भी, जेंडर कोई सा भी, लेकिन क्लासरूम में उन्हें इक्वल दर्जा दिया जाता है, सबको इक्वल माना जाता है, सब
की बात इक्वली सुनी जाती है, ना कि किसी को ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस दे दी, ना किसी को कम। और ये है अपना रिस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी। लर्निंग एनवायरमेंट्स आर स्ट्रक्चर टू वैल्यू अ वाइड array of culture, ideas, perspectives. It is about creating microcosm of healthy pluralistic society where difference are celebrated। मतलब कि जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसमें जो बड़ा एरिया है कल्चर का, आइडिया का, टू वैल्यू अ वाइड एरिया ऑफ कल्चर, कल्चर का बड़ा है वैल्यू, आइडिया, पर्सपेक्टिव। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग माइक्रोसोम ऑफ हेल्दी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। मतलब कि ये जो है हेल्दी रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को समान माना जाए। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वेयर डिफरेंस आर सेलिब्रेटेड। जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है वो ये डिफरेंस सेलिब्रेटेड करते हैं, मतलब कि हर बच्चे को समान मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपना चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन वैल्यू एजुकेशन। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछने जाता है कि जो वैल्यू एजुकेशन है, मतलब कि हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, ऐसी एजुकेशन जिसे हमें नैतिकता सिखाए, अच्छे भाव सिखाए, दया सिखाए, ये सब जो है वैल्यू एजुकेशन में आती है। उसमें समाज और पेरेंट्स का क्या रोल है, कैसे वो रोल निभाते हैं, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। और रोल देखते पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें, रोल मॉडर्निंग। पहला पॉइंट, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट थ्रो ऑब्जर्वेशन व्हेन पेरेंट्स डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट इन देयर डेली लाइफ्स। मतलब कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ईमानदार होना, डेली लाइफ में ऑनेस्ट होना और उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है, उन्हें एजुकेट करते हैं कि वो कैसे बात करे, बिहेवियर उसका कैसे हो, कैसे उसके विचार हो, कैसे सोच हो, दया भावना हो, ऐसा क्रिएट करते हैं वो बच्चे के अंदर। रोल मॉडलिंग का यही है। और दूसरा प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, मतलब कि अ सपोर्टिव एंड लविंग होम एनवायरनमेंट बिल्ड्स अ चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। मतलब कि जो घर का वातावरण है वो लविंग, मतलब एकदम प्रेम भरा वातावरण होता है, जिसके कारण जो बच्चा है वो इमोशनल हो जाता है, इमोशनल उसके अंदर आ जाती है कि हर व्यक्ति के प्रति इमोशन आ जाती है, उसके प्रति दया भावना आ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स द्वारा घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे बच्चे के अंदर इमोशन की भावना क्रिएट हो जाती है। और दिस मेक देम मोर रिसेप्टिव टू लर्निंग पॉजिटिव वैल्यूज, जिससे कि जो पढ़ने की वैल्यू है वो और भी रिस्पेक्ट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि यदि बच्चे के अंदर इमोशन होगा तो हर व्यक्ति का वो पेन समझेगा, दर्द समझेगा, कि हर व्यक्ति को नकारेगा नहीं, दुखी व्यक्ति पर वो दुख दया भावना प्रकट करेगा। और तीसरा अपना डायरेक्ट टीचिंग एंड गाइडेंस, मतलब पेरेंट्स द्वारा डायरेक्ट उसे सिखाना, गाइडेंस देना। ये तो था अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, इमोशनल रोल हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट टीचिंग होता है, पेरेंट्स द्वारा डायरेक्ट टीचिंग और गाइडेंस किया जाता है बच्चों का। पेरेंट्स एक्टिवली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि बच्चों को वो गलत और सही की में अंतर समझाते हैं, गलत क्या है और सही क्या ही है, सही क्या है उसमें वो अंतर समझाते हैं। थ्रो स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाकर, ओपन कम्युनिकेशन एंड डेली कन्वर्सेशन, मतलब कि वो बच्चों से कहानी सुनाते हैं अच्छा क्या है, और उनसे हर दिन कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर जो जो इथिकल जो पॉइंट है वो आ जाता है, इथिकल हो जाता है बच्चा, नैतिकता उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर दया भावना आ जाती है, अच्छे विचार आ जाते हैं, अच्छी सोच आ जाती है उसके अंदर। दे इम्पार्ट कल्चर हेरिटेज, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड पर्सनल एथिक्स। जो हमारी जो व्यक्तिगत नैतिकता है, व्यक्तिगत नैतिकता का में आता है अपने दया भावना, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, ये सब जो आता है इसमें। क्योंकि पेरेंट्स जब डायरेक्ट
बच्चों को ये सिखाते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर ये पर्सनल एथिक्स क्रिएट होती है, आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि ये यदि आप आधा ही वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट बुक का समझ नहीं आएगा। तो आप स्किप ना करें। तो आगे देखते हैं हम, कम्युनिटी समाज का क्या रोल है बच्चों में एकदम वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल है। तो पहला कल्चर ट्रांसमिशन, कम्युनिटी इवेंट्स, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल टीच चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ belonging and respect for diversity, culture, heritage and community harmony। हारमनी, भाईचारा, मतलब कि कल्चर है वो इवेंट्स, फेस्टिवल और ट्रेडिशन से बच्चों के दिमाग में भाईचारा, सभी को समान मानना, व्यवहार सही करना, भाईचारा, एकता, इनका जो क्रिएट करती है बच्चों के माइंड के अंदर की। जैसे कि मान लो हम रक्षाबंधन मनाते हैं, जिससे कि सबके यूनिटी की इमोशन क्रिएट होती है, स्पिरिट क्रिएट होती है यूनिटी की। ये होता है कल्चर ट्रांसमिशन, मतलब कल्चर द्वारा बच्चों को ये सब सिखाना, फेस्टिवल द्वारा। और दूसरा अपना सोशलाइजेशन, पीर इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि इंटरेक्टिंग विथ नेबर्स, पीयर्स एंड एक्सटेंड फैमिली हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। मतलब कि जो फैमिली मेम्बर्स है, नेबर्स है, पड़ोसी है, दोस्त है, उनके द्वारा ब- बच्चों के अंदर कॉरपोरेशन सहयोग की जो स्पिरिट है वो क्रिएट की जाती है कि वो हर को सहयोग करे, ना हर व्यक्ति हर सहयोग से बिहेवियर करे, व्यवहार करे, सहयोग करे सबका, असहयोग किसी का ना करे। कॉरपोरेशन होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये सोसाइटी बच्चों में कॉरपोरेशन क्रिएट करती है, ये इनका रोल है कि बच्चों में सहयोग की भावना क्रिएट करती है ये, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करती है। और तीसरा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक जो संगठन है, लोकल ट्रेडर्स, जो लोकल लोकल लीडर है, जो जो समाज के लीडर है, एंड सिविक ग्रुप्स है, ऑफर जो पब्लिक ग्रुप्स है, ऑफर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर सिविल ड्यूटी। सिविल ड्यूटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस। जो सिविल ड्यूटी होती है, सिविक ड्यूटी, वो डायरेक्टली जो कम्युनिटी की सर्विस में पार्टिसिपेशन होता है, समाज में जो सर्विस है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेशन के माध्यम से बच्चों में रिस्पॉन्सिबल की जो रिस्पॉन्सिबल क्रिएट किया जाता है बच्चों में। लोकल इनिशिएटिव हेल्प चिल्ड्रन रियलाइज देयर रोल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब कि लोगों के प्रति उनका जो व्यक्ति उत्तरदायित्व है, उनमें उनमें बच्चों की क्या भूमिका है, वो बच्चों द्वारा निभाई जाती है। वो सोसाइटी द्वारा उन्हें सिखाया जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में क्या भूमिका रहेगी, क्या वो काम करेंगे सोसाइटी के लिए अच्छा। ये सोसाइटी द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना, समाज का भला करना, समाज के लिए कोई भी गलत काम ना करना जिससे समाज को तकलीफ हो। तो ये समाज द्वारा, इस कम्युनिटी द्वारा से सिखाया जाता है बच्चों को। और पांचवा है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब कि जो बिहेवियर से रिलेटिव डिसऑर्डर है उसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो पढ़ लेते इसमें, इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिगिड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फंक्शनिंग एंड बिहेविंग। मतलब कि उसका व्यवहार कैसा कर रहा है, सोच कैसा रहा है, और अनहेल्दी है, अनहेल्दी पैटर्न, मतलब उसका डेली लाइफ जो है वो अनहेल्दी है, और उसकी सोच है वो गलत है, थिंकिंग वो गलत सोचता है, और उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी सही नहीं है, और फंक्शनिंग एंड बिहेविंग, मतलब कि उसका व्यवहार जो है खराब है, उसकी थिंकिंग से खराब है, अनहेल्दी है, पैटर्न उसका रोजमर्रा का जो पैटर्न है हेल्थ का वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उसे पर्सनैलिटी कहते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटिव हो।
तो देखिए आगे अपना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कई टाइप के होते हैं। पहला ओड इज स्कैंट्रिक बिहेवियर्स, ये कहता है कि खराब बिहेवियर, ये जो बिहेवियर होता है वो शरीर के अंदर से दिखता है कि आदमी कैसे बात करता है, कैसा बिहेवियर करता है। तो ये हम इसका पार्ट देखते हैं। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के मुताबिक इसका ये टाइप है। ये हमने पढ़ा था डिसऑर्डर कौन सा है और उसके टाइप है। ये डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कितने टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। तो पहला पढ़ रहा है मार्क्ड बाय डीप unwarranted distrust and suspense of other, frequently assuming people are out to harm to deceive them। मतलब कि ऐसा डिसऑर्डर जो किसी भी पीपल को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है और डिस्ट्रस्ट हो, जिसे ये जो मार्क किया जाता है कि इस डिसऑर्डर को, उसमें डिस्ट्रस्ट आता है कि व्यक्ति के अंदर अविश्वास है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। और फ्रीक्वेंटली एज्यूमिंग पीपल आर आउट टू हार्म डिसीव देम, उसको वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर है, लोग दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये डिसऑर्डर कहता है। और इसमें स्क्यूज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये कहता है कि पीपल विथ दिस कंडीशन आर इमोशनली डिटैच्ड। मतलब कि जो व्यक्ति होता है जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, वो इमोशनली डिटैच होता है और प्रिफेयर टू बी अलोन, जो अकेले होते हैं वो इमोशन हो जाते ज़्यादा। एंड नेक द डिजायर और एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, ऐसे जो लोग होते हैं डिसऑर्डर जिन्हें होता है वो रिश्तेदारी मतलब रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं। इमोशनली रिलेशंस जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ऐसे डिसऑर्डर से जो पीड़ित होते हैं उन्हें लगता है कि रिलेशन से सब खराब चीज़ें रिलेशंस, इसलिए रिलेशंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा टाइप है डिसऑर्डर का, क्लस्टर बी ड्रामेटिक इमोशनल एंड इरेटिक बिहेवियर। इसमें इमोशनल जो होता है डिसऑर्डर कि व्यक्ति इमोशनल रूप से बिहेवियर अलग करता है, ड्रामा करता है अलग चीज़ के लिए। इरेटिक बिहेवियर होता है दूसरे के प्रति खराब बिहेवियर, बातचीत करने का तरीका सही नहीं। तो इसके भी अंदर टाइप है, पढ़ लेते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन रेफर टू एज सोसपैथी, इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली शो डिसगार्ड फॉर द राइट फीलिंग एंड सेफ्टी फॉर अदर, ऑप्शन मैनिपुलेटिंग और ब्रेकिंग रूल्स। मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो रूल्स को तोड़ता है, सेफ्टी रूल्स हो गए, फीलिंग्स होगी, राइट होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें डिसऑर्डर होता है वो फीलिंग, सेफ्टी ऑफ अदर ऑप्शंस, मैनिपुलेटिंग और ब्रेकिंग रूल्स, जो दूसरों के लिए जो रूल होते हैं उनके लिए भी रूल होते हैं उन्हें तोड़ता है। चाहे वो सेफ्टी का रूल हो, ये सब रूल को ब्रेक कर देता है। जैसे कि हमें लाल बत्ती पर लाल बत्ती जब हो जाए तो उसे आगे नहीं चलना चाहिए, जब हरी बत्ती है तभी चलना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो जो रूल को तोड़ते हैं, सेफ्टी रूल को तोड़ते हैं। और दूसरा है अपना बॉर्डर 9 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बीपीडीए, हम इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। हम इसे मार्क्ड बाय अनस्टेबल मूड्स, जिसका जो मूड होता है वो कभी स्टेबल नहीं होता, कभी भी स्थिर नहीं होता। उसका मूड कभी चेंज होते रहता है, कभी कभी ज़्यादा चेंज होता है, कभी चेंज ही नहीं होता। इंटेंस एंड टर्बुलेंट, का जो भावना होती है वो मूड चेंज होता है इनका। रिलेशनशिप अ डीप फियर ऑफ अबांडमेंट एंड सेवरल इम्पल्सिविटी, मतलब इनके अंदर बहुत ही दुख होता है, दुख से भरे होते हैं ऐसे लोग जिन्हें डिसऑर्डर होता है कि ये कैसे होगा, दुखी रहते हैं हमेशा। आप जब भी ऐसे डिसऑर्डर से पीड़ित लोग को देखे होंगे तो आप ये पक्का आप ये देखोगे कि वो दुख से ग्रसित है, मतलब उनके अंदर ज़्यादा दुख है, डीपली दुख है उनके अंदर, हर चीज़ से वो दुखी रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था डिसऑर्डर के बारे में। हम रिवाइज भी करने थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहले हमने पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी के, वो हमने पढ़ लिया पूरा। और हमने देखा मीडिया क्या, मीडिया के घाटक क्या है,
क्या नेगेटिव इफेक्ट है हमारे सोसाइटी पर, कम्युनिटी पर। और हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन में डेमोक्रेसी क्या है वो हमने पढ़ा। और हमने बाद में पढ़ा ये, और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ लिया था सारा। और चौथा हमारा था कि जो वैल्यू एजुकेशन हमारे अंदर आती है बच्चों के अंदर, उसमें समाज और पेरेंट्स का क्या रोल है, हमने भी पढ़ लिया था पेरेंट्स का क्या रोल है, और समाज का, कम्युनिटी का क्या रोल है। और हमने पांचवा पढ़ा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बिहेवियर, थिंक्स और हमारे अनहेल्दी पैटर्न्स, जो ये है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हमने पढ़ लिया था। उसके टाइप भी पढ़ लिए थे, और ये बी टाइप पढ़ लिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 29 जून को, इसके लिए आपको फ़ायदा पहुँचे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।